नमस्कार बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। अपन इससे पहले 14 चैप्टर पादपों का आर्थिक महत्व, जंतुओं का आर्थिक महत्व पढ़ा था। आज अपन 15 चैप्टर पढ़ रहे हैं, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पृथ्वी क्या है। पृथ्वी एक ग्रह है। आपको पता है ग्रह क्या है? ग्रह क्या होते हैं? वैसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सभी आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह, अब इनमें से पृथ्वी, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, ये सभी ग्रह हैं। लेकिन आपको पता है जीवन पृथ्वी पर ही संभव है। पृथ्वी पर ही जीवन, बाकी और ग्रह पे जीवन संभव नहीं है। ऐसा क्यों? अब वैज्ञानिक बोलते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के दो मुख्य कारण हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, जिससे कि इस पर सूर्य की किरणें कभी तिरछी और कभी सीधी पड़ती है। इसके अलावा इसकी अक्षीय और कक्षीय गति, जैसे मान लो इसकी अक्षीय और कक्षीय गति मतलब आपको पता है जब सभी आकाशीय पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं तो ये सभी पिंड खुद सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो तो इनकी कक्षीय गति है। इसके अलावा ये अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाते हैं, वो इनकी अक्षीय गति है। तो पृथ्वी अपने अक्षीय और कक्षीय गति के कारण और दूसरी बात अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके हुए होने के कारण पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति मानी गई है। अक्षीय गति के कारण दिन रात बनते हैं और कक्षीय गति के कारण ऋतुएं बनती है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर आप देखेंगे कि सभी और ग्रह जो होंगे उन पे भी सूर्य की किरणें गिरती है, लेकिन कुछ ग्रह तो सूर्य के अत्यधिक निकट है, इसलिए वहां जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर जीवन के कारण एक दूसरा कारण जल की उत्पत्ति भी मानी गई है। अब अपन देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है। पृथ्वी और अपने सूर्य की दूरी 16,000 करोड़ किलोमीटर मानी गई है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी है, जिनमें सर्वाधिक मान्य परिकल्पना जिसको आप मान सकते हैं तो वो है ज्वारीय विकास परिकल्पना। ज्वारीय विकास परिकल्पना में सभी ग्रहों की आकृति सिगार की शेप की मानी गई थी और ज्वारीय विकास परिकल्पना में माना गया कि पृथ्वी कभी पिघल का गोला थी जो धीरे धीरे वास्तविक तापमान के कारण ठंडी हुई और ठंडी होकर इस पर विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान, नदियां आदि बने। ये ज्वारीय विकास परिकल्पना का मत है और ग्रह की आकृति सिगार के क्रम में। अब अपन देखेंगे पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना रासायनिक विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की संरचना के 3 मुख्य भाग बताए गए हैं। सबसे भाग भूपर्पटी, सबसे भाग भूपर्पटी, फिर अंदर मैंटल और थर्ड अंदर है केंद्रीकृत। तो पृथ्वी की संरचना में 3 मुख्य प्रभाग हो गए। सबसे पहला तो भूपर्पटी, फिर मैंटल और तीसरा केंद्रीकृत। भूपर्पटी को पृथ्वी की आप त्वचा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? त्वचा। इस पर असमतल पहाड़, पठार, मैदान, समुद्र आदि पाए जाएंगे। फिर आपको पता है भूतल, भूतल के 3 मुख्य भाग हैं, जलमंडल, थलमंडल और वायु। भूतल के तो 2 ही होंगे, जलमंडल और थलमंडल। जलमंडल यानी जिसपे जल है और थलमंडल या जमीन विद्यमान है। तो जलमंडल और थलमंडल का रेशो आपको पता है कि पृथ्वी के 70% भाग पे तो जल है और 30% भाग पे थल है। जैवमंडल वही है जहां तक जीवन संभव है। पृथ्वी के चारों तरफ का वह एरिया जहां तक जीवन संभव है क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। और इसके अलावा पृथ्वी पर कम से कम 29 विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती है। कितनी? 29 विवर्तनिक प्लेटें क्या हैं ये मैं बताऊंगी आपको। इसके बाद आप देखेंगे कि पृथ्वी का दूसरा भाग है मेंटल। मेंटल में सर्वाधिक की मोटी परत है, यहाँ पे गर्म चट्टानें ज्यादा पाई जाती है। जनरल से बात है कि भूपर्पट के नीचे गर्मी है तो यहाँ पे कौन चट्टानें पाई जाएगी? गर्म चट्टानें पाई जाएगी। और इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है। किस किस की? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है, सबसे मोटी परत है। अब आप एक चीज आगे ध्यान रखना, थर्ड नंबर पे है केंद्रीकृत। क्या है? केंद्रीकृत सबसे आंतरिक परत है। अब इसके 2 मुख्य भाग कर दिए, सबसे आउटर और इनर। इनर वाला केंद्रीकृत और आउटर वाला। इनर वाला जो केंद्रीकृत है उसके अंदर केवल लोहे की मात्रा पाई जाती है, शुद्ध लोहा पिघली अवस्था में मिलता है। शुद्ध लोहा इनर क्रोड में पिघली अवस्था मिलेगा। यहाँ का टेम्परेचर कम से कम 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आउटर क्रोड में लोहा प्लस निकल, लोहा प्लस निकल। इनर वाले में तो केवल लोहा है और आउटर वाले में लोहा प्लस निकल। पृथ्वी से तीव्र गति से चक्कर, क्योंकि पृथ्वी की सतह से भी तीव्र गति से चक्कर लगाता है ये। पृथ्वी जिस वेग से चक्कर लगा रही है उससे भी ज्यादा तेज गति से चक्कर लगाता है। ये कोड वाला भाग जिसकी वजह से पृथ्वी का चुंबकीय गुण पाया जाता है। पृथ्वी पर जो चुंबकीय गुण है वो इस केंद्रीय क्रोड के अपने घूमने के कारण ही पाया जाता है।
अब आप देखेंगे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो इसके लिए आप याद रखेंगे कि सबसे अधिक मिलने वाला तत्व क्या है, लोहा, फेरस। सबसे केंद्रीय भाग में शुद्ध लोहा था, उसके बाहर भी फिर लोहा प्लस निकल है, तो इसके लिए सर्वाधिक तत्व लोहा, फिर ऑक्सीजन और फिर सिलिकॉन। आप इसको याद कर सकते हैं। इसके लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक है सी ऑफ। सी का मतलब सिलिकॉन, ओ का मतलब ऑक्सीजन और एफ का मतलब फेरस। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे, या आपने पृथ्वी के 3 भाग समझ लिया, समझ लिए, आउटर, मिडल और इनर। आउटर वाले का नाम भूप्रकृति, मिडल वाले का नाम मेंटल और आंतरिक का नाम इनर का नाम केंद्रीय ध्रुव। ठीक है, अब अपन देखेंगे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की विवर्तनिक शक्तियां पाई जाती है। पृथ्वी के एक प्रकार के ये ऊर्जा के तंत्र है, पृथ्वी के ऊर्जा के तंत्र है। तो पृथ्वी सतह को बदलने के लिए, पृथ्वी सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्यशील शक्तियां विवर्तनिक शक्तियां कहलाती है। अभी आपने बोला था 29 विवर्तनिक प्लेटें हैं, तो पृथ्वी सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्यशील शक्तियां ही विवर्तनिक शक्तियां कहलाती है। अब ये विवर्तनिक शक्तियां 2 प्रकार की होगी, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्या है, ये अंदर से रह के काम करेगी, पृथ्वी सतह के नीचे से अंदर से रह के काम करेगी, जबकि बाह्य विवर्तनिक शक्तियां पृथ्वी सतह के बाहर से रहकर काम करती है। तो पृथ्वी के अंदर रहकर कार्यशील शक्तियां, ये गर्म तब अब ये अंदर से कौन सी गर्म चट्टानें रहेगी, तो गर्म ताप की वजह से चट्टानें क्या होगी, सिकुड़ेगी और फैलेगी, और मैग्मा स्थानांतरण के कारण ये शक्तियां कभी तो पृथ्वी सतह के लंबवत कार्य करती है, पृथ्वी सतह के लंबवत कार्य करती है, और कभी पृथ्वी सतह के क्षैतिज काम करती है। ध्यान सुनो, यदि ये पृथ्वी के अंदर रहकर कार्यशील गर्म ताप से चट्टानों के सिकुड़ने और फैलने के कारण, मैग्मा स्थानांतरण के कारण ये शक्तियां पृथ्वी सतह के लंबवत कार्य करती है, या फिर कैसे काम करती है, क्षैतिज काम करती है। जब ये लंबवत काम करती है तो महाद्वीप, पठार, मैदान, समुद्र आदि बनते हैं, और जब ये क्षैतिज कार्यशील होती है तो अपने क्या बनेंगे, दर्शन, चट्टानें, घाटियां और वलन, ऐसी चीजें बनती है। ठीक है, तो लंबवत कार्य होगी तो महाद्वीप, पठार, मैदान, और क्षैतिज कार्यशील होगी तो वलन, ऐठन, घर्षण, चट्टान, घाटी आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां जो है, ये आपकी डेफिनेशन समझ में आ गई कि अंदर रहकर कार्यशील गर्म ताप के चट्टानों के सिकुड़ने, फैलने से और लावे के स्थानांतरण की वजह से ये शक्तियां काम करती है। अब ये शक्तियां देखो आप कौन कौन सी होगी, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी और सृजनात्मक और विनाशात्मक बल। ठीक है, ध्यान रखना है, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी और सृजनात्मक और विनाशात्मक बल। ज्वालामुखी, अब ज्वालामुखी की अगर परिभाषा देखें अपन, तो ज्वालामुखी परिभाषा क्या है, भूपटल को फोड़कर धुआं, राख, लावा आदि का नली के रूप में बाहर निकलना, या आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के कारण इनका लावे के रूप में, चट्टानों का पिघलकर लावे के रूप में बाहर निकलना ही ज्वालामुखी कहलाता है। ध्यान सुनो, भूपटल को फोड़कर धुआं, राख, लावा और आदि का आंतरिक चट्टानों के पिघलने से लावे के रूप में बाहर निकलना, नली के रूप में बाहर निकलना ही ज्वालामुखी कहलाता है। अब ज्वालामुखी निकलने के कारण क्या है, ज्वालामुखी निकलते हैं दाब के कारण लावा नली के रूप में बाहर निकलता है। दाब के अंतर की वजह से आपको पता है हवाएं चलती है, तो आंतरिक परतों में भी कई बार दाब अधिक और सिकुड़ना और फैलना होगा उसकी वजह से। तो दाब के कारण ही जो लावा होता है, लावा क्या है वास्तव में, पिघली हुई चट्टानों के अंदर जो अंश है वो, तो ये मैग्मा वाला भाग आप सोच सकते हो कि नली के रूप में बाहर निकलेगा। इस प्रकार ये इसका कारण है। अब ज्वालामुखी जो है 3 प्रकार के हो जाएंगे, सक्रिय और रुक कर होने वाले, और एक मतलब कभी भविष्य एक बार हो गया फिर वहां पे कभी भी नहीं आया। तो ऐसा ज्वालामुखी ज्यादा खतरनाक होता है, जो कभी नहीं आया, अचानक कभी एक बार आ गया हो, तो वो कैसा कहलाता है, सुप्त। 2 प्रकार के होते हैं जनरली, सक्रिय और सुप्त। तो सक्रिय में तो आता है जो बार बार होते रहते हैं, और कुछ होते हैं रुक कर होते हैं। सुप्त मतलब एक बार होने के बाद कभी होता नहीं है। तो ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी हो जाएंगे। ये सबसे खतरनाक में सुप्त ज्वालामुखी रहता है। अब ये ज्यादातर प्रशांत महासागर सागर के द्वीपों में, तटीय स्थलों पे पाए जाते हैं। अब ये ज्वालामुखी से कुछ फायदे भी हैं। ज्वालामुखी से फायदे क्या है, इनसे चूंकि आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकलते हैं बाहर, तो हमारे काम के भी होते हैं, गंधक, बोरिक एसिड आदि हम उनको यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती है, और उसके अलावा हमसे इससे गर्म पानी के झरने होते हैं, वो ज्वालामुखी की ही देन मानो आप। गर्म पानी के झरने किसकी देन है, ज्वालामुखी की देन है। इस प्रकार ज्वालामुखी के फायदे हुए। अब देखेंगे भूकंप। भूकंप क्या है,
भूकंप भूसतह के कंपन के कारण, भूसतह के कंपन के कारण चट्टानों का हिलना डुलना, भूसतह के कंपन के कारण चट्टानों का आगे पीछे होना या ऊपर नीचे होना। हिलना डुलना का मतलब या तो आगे पीछे होगी या फिर ऊपर नीचे होगी। तो भूसतह के कंपन के कारण चट्टानों का आगे पीछे होना या फिर ऊपर नीचे होना ही, भूसतह के कंपन के कारण चट्टानों का आगे पीछे होना या ऊपर नीचे होना ही भूकंप कहलाता है। तो भूकंप होता क्यों है? ये भी दाब के अंतर के कारण भूगर्भ में हलचल होती रहती है, जिसकी वजह से कहीं कहीं भूकंप के झटके आते हैं। जहां से अब भूकंप जहां से शुरू होता है, जहां से भूकंप की तीव्रता शुरू, जहां से मात्रा अचानक शुरू होएगा तो उसको बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। लेकिन और जैसे जैसे अपन इसके एपिसेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसमें भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर नापते हैं, रिएक्टर स्केल से नापते हैं। इसको नापने वाले उपकरण का नाम सिस्मोग्राफ है। इसके अलावा 4 डिग्री तक तो जो भूकंप आते हैं वो हल्के होते हैं, फिर 5.5 तक प्रबल और 7 से अधिक के जो है वो विशालकारी विनाशकारी भूकंप होते हैं, जिनसे काफी जनधन की क्षति होती है और आर्थिक हानि भी पाई जाती है। इसके बाद अपन देखेंगे ज्वालामुखी भूकंप हो गया सुनामी। सुनामी क्या है? सुनामी समुद्र में आने वाला तूफान है, समुद्र में आने वाला भूकंप है सुनामी। लेकिन एक कैसा शब्द है? जापानी शब्द है। तो भूकंपी सागरी लहरें ही सुनामी कहलाती है। सुनामी का जब तूफान आता है तो भी काफी जनधन की हानि होती है, काफी क्षति पहुंचती है आसपास के एरियो में, इसलिए पहले से अलर्ट कर देते हैं कि उनको किसी और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। अब है अपना सृजनात्मक और विनाश। इसके अलावा समुद्र विज्ञान संस्थान अपने भारत में राजस्थान में, भारत में धौलावीरा गुजरात में है। इसके अलावा सृजनात्मक और विनाशात्मक बल। सृजनात्मक और विनाशात्मक बल के नाम से स्पष्ट है कि अगर ये आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की वजह से, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां मतलब भूकंप, ज्वालामुखी या फिर ये सुनामी, अगर इनकी वजह से कुछ नया निर्माण होता है, कुछ नए सभ्यता का निर्माण होता है, नई चीजें बनती है, तब तो कहलाएंगे सृजनात्मक। और विनाशात्मक, यदि इन आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की वजह से कुछ विनाश होता है तो वो कहलाएंगे विनाशात्मक बल। तो 2 प्रकार के जाएंगे, सृजनात्मक और विनाशात्मक। यदि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की वजह से कुछ निर्माण होते हैं तो सृजनात्मक शक्तियों में आकर आते हैं, और यदि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की वजह से कुछ विनाश होते हैं तो विनाशात्मक बल कहलाते हैं। कल अपन पढ़ेंगे बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में। बाह्य विवर्तनिक शक्तियां जो बाह्य कारणों से होती है, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां थी वो हमारी आंतरिक कारणों से हो रही थी, अपने जमीन के अंदर होने वाली हलचल या किसी और वजह से हो रही थी, लेकिन उनकी वजह पृथ्वी की सतह के अंदर की परतें थी। बाह्य विवर्तनिक शक्तियां बाह्य कारणों से होगी। इसके एग्जाम्पल अपन कल देखेंगे, अपक्षय, अपरदन, पवन, जल प्रवाह, हिमनद और समुद्र धाराएं। आपको आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी है? ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी और सृजनात्मक और विनाशात्मक बल। पृथ्वी की संरचना आपको समझ में आ गई। सबसे बाहर भूपटपटी, फिर उसके अंदर मेंटल और फिर सबसे अंदर केंद्रीय क्रोध। तत्वों की पता चल गया। सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व फेरस, उससे कम ऑक्सीजन और सबसे कम सिलिकॉन। नमस्कार।